पहले तो आप ही सॉल्व करेंगे। आरबोर का क्वेश्चन है ये, पूरा कंप्लीट। ये क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट। ठीक है ना, मुझे पता है कि मैंने भी सेंसिटिविटी एनालिसिस नहीं कराया तो मैं इस पे कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ लिमिटेड बातें जरूर कर सकता हूँ इस पे। आप तहम्मुल से ना ये सवाल पढ़ लें एक मरतबा, तहम्मुल से सवाल पढ़ लें। आपको मैंने व्हाट्सएप दे दिया है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे सवाल दे दिया है, यू हैव ऑलरेडी द क्वेश्चन। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ बस, मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करूंगा आपके साथ। Even you people are uh, watching the video, pause the video and attempt that question first. Don't be over smart. I'm going to read the question. कहता है Arbor is a large listed company with many autonomous department. ठीक है भाई, इसके independent departments हैं, operating investment centers. It sets investment limits each department based on 3-year cycle. Projects selected by department would have fall within the investment limit set for each of 3 years. All department required to maintain a capital investment monitoring system. ये एक चीज होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, बात करूंगा। वो कंट्रोल कर रही होती है, मतलब डिविजन्स बने होते हैं ना, तो सेंट्रलाइज एक डिपार्टमेंट होता है, उसे कंट्रोल कर रहा होता है कहाँ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, कहाँ कम है, ये सब। एंड रिपोर्ट ऑन फाइंडिंग एनुअली Arbor board of directors. The Deorwo department is considering the following 5 investment projects with 3 years of initial investment expenditure, followed by several years of the positive cash flows. Department initial expenditure limits 9 million, 6 million, 5 million, year 1, 2, 3. भाई ये लिमिट्स हैं इनकी। Initial investment limits 9, 6, 5 for 1, 2, 3. None of the project can be deferred and all project is scaled down but not scale up. समझ तो होगा। अब ये प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट 1, 2, 3, 4, 5। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड स्टार्ट ऑफ द ईयर 1। अच्छा ईयर 1 को ये खुद कह रहा है भाई जब स्टार्ट करेंगे वो इमीडिएटली है, यानी कि हमारे लिए 0 ईयर है, ईयर 2 ईयर 1 है, ईयर 3 ईयर 2 है, और ये प्रोजेक्ट का एनपीवी है। ठीक कहते हैं project DR5 annual operating cash flows commence at the end of 4 years, last for 15 years. Project generate annual this, selling price this, relevant was this. All the costs and units sold project can be predicted and fairly degree of the uncertainty. There is considerably uncertainty about the unit selling price. Department use required annual return 11% of the project, inflation ignored. अब सीधा सा एनपीवी निकालना है और उसका सेंसिटिविटी एनालिसिस भी करना है। Deorwo department managing director is of the opinion that all projects will return a positive NPV should be accepted and do not
understand the reasons why our board imposed capital rationing on the department. Furthermore, she is not sure why maintaining capital investment monitoring system would be beneficial to the company. ये है आपके पास पॉइंट. कहता है कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट. एनपीवी कैलकुलेट करना है. एंड कैलकुलेट कमेंट परसेंटेज फॉल इन सेलिंग प्राइस would need to occur before NPV 0. कितना सेल्स प्राइस कम हो जाए एनपीवी 0 हो जाए. बेसिक क्वेश्चन है एफएम वाला, होमवर्क करने दूंगा 6. लेकिन बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, दैट्स इंपॉर्टेंट. Very important part, that is B. Formulate appropriate capital rationing model based on investment limits and maximize the NPV. Finding a solution model is खुद कह रहा है जो solution है ना वो आपको वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है. तो बहरहाल वर्कआउट कर लें, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो है ही नहीं. जो वर्किंग है आपके पास, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन के एग्जैक्टली उसी तरीके से हम वर्कआउट करेंगे. और क्या करेंगे, तो क्विकली वर्कआउट कर रहा हूं, जल्दी आ जाए जरा फटाफट. तो सबसे पहली बात, आपके पास अननोन डिफाइन कर दें. वेरिएबल या अननोन, वो क्या आपके पास. अब प्रोजेक्ट के कुछ भी नाम रख दें आप. लेट्स सपोज आपने नाम रख दिया प्रोजेक्ट जो 01 है. और कितने हैं भाई, बी सी डी ई. और आपने कहा भाई लेट्स x इज इक्वल टू एनपीवी विद कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स. ये कर दिया आपने. और आपने कहा भाई सबसे पहली बात ऑब्जेक्टिव फंक्शन. जनाब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा आपके पास, मैक्सिमाइज एनपीवी. सो x इज इक्वल टू, आप कहेंगे जो भी आपका एनपीवी है, एनपीवी आपके पास जो आपने डिटरमिन किया हुआ है, फोर सिक्स फोर टू फोर फोर थ्री फाइव टू 320 और नॉट प्रोवाइडेड. प्रोजेक्ट 5 का नॉट प्रोवाइडेड. तो मैं आपको यहां पर ना प्रोजेक्ट 5 का जो एनपीवी आपने कैलकुलेट करना वो मैं बता देता हूं कि कितना एनपीवी है, और इसके अकॉर्डिंगली आप वर्कआउट कर लेंगे. ठीक है भाई. तो 1000 से वर्किंग कर लेते हैं. 464A प्लस 244B 352C 320D प्लस इसका जो पर्टिकुलर एनपीवी निकाला है इन्होंने
वो 381 कैलकुलेट किया उन्होंने, 381 ये वर्कआउट हो गया आपके पास। और फिर इसके अकॉर्डिंगली आप कॉन्स्ट्रेंट्स डिटरमिन कर लेंगे। कॉन्स्ट्रेंट्स, अब आ जाएं कॉन्स्ट्रेंट्स पे। कॉन्स्ट्रेंट्स पे आ जाएं। कॉन्स्टेंट्स होंगे एयर 1 टाइम पीरियड, एयर 1, एयर 2 एंड एयर 3। इनके अकॉर्डिंगली एयर 1 2 3 है ना, तो हम भी नाम ये रखते हैं एयर 1 2 3 जो भी है। एयर 1 में कितना बेटा हमें रिक्वायर्ड कितना है, 4800, 3200, 3900, 2500 और टोटल अवेलेबल है 9000। तो मेंशन कर दें 4000 ए, 800 बी, 3200 सी, और इनफ्लोस तो नहीं है ना कोई, 3900 डी और 2500 ई लेस देन इक्वल टू 9000। यही है भाई, इससे तो ज्यादा बेहतर वो क्या प्लान की बुक का क्वेश्चन था, यानी कि जो फर्स्ट वन किया था। अब बहरहाल भाई यही सारी चीजें हैं इसके अकॉर्डिंगली 1100, 2800, 3562, 2800, 3562 डी और 1200 ई लेस देन इक्वल टू 6000। कांस्टेंट 3 ऐसे लिख देता हूं भाई, आपको समझ में आ ही गया है सारा। ए 3200 बी, x3 में कुछ नहीं है, 200 डी, 1400 ई लेस देन इक्वल टू 5000। और नॉन इक्वालिटीज भी कर लें, ए प्लस, सॉरी प्लस कह रहा हूं, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या ई हो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू, बस ये मेंशन कर दें इसी तरीके से। वर्कआउट तो ये भी कर सकते हैं आप, लेकिन बारह ये इसने कॉन्स्टेंट्स का है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ना ये है दोस्तों, भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बता दें। प्रॉब्लम क्या है यार, ये तो बहुत ही आसान सी चीज है। अब मुझे ये समझानी है सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले बता दें, यहां तक क्लियर है सबको? हेलो भाई, इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए, यानी कि मुझे खाना खाना है। तो टेक अ ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ओके, another important point, we have done the B part now, another important point, that's the C point। देखिए C point से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, इधर मेरी बात को सुने। या तो आपका एग्जामिनर आपसे बोलेगा, क्या कहेगा आपसे, आपका एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि भाई फॉर्मुलेट करें फंक्शंस, यानी कि जैसे हमने ऊपर किया है, फॉर्मुलेट द फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव हो गया, कॉन्स्टेंट्स हो गया। या फिर वो कहेगा कि भाई हमने आपको रिजल्ट दे दिए, इंटरप्रेट करें, रिजल्ट दे दिए, इंटरप्रेट करिए। अच्छा, रिजल्ट्स क्या होंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के? कि अगर मेरे फॉर एग्जांपल 5 प्रोजेक्ट्स हैं बच्चों, तो भाई प्रोजेक्ट
ए इतना करें, प्रोजेक्ट बी इतना करें, सी करें, डी करें, ई करें, ठीक है ना। कोई भी एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट या उसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेकर 1 तक होगी ना। 0 का मतलब ना करें, 1 का मतलब 100% करें, 1 प्लस तो नहीं हो सकती ना, 0 से नेगेटिव की तरफ जा सकती है, ठीक है ना। एक बात। दूसरी बात, हर प्रोजेक्ट का अपना अपना प्रोपोर्शन होगा, कोई होगा 0.20, कोई 0.30, 0.5, 0.8। इन सबको जब हम एक्यूमुलेट करेंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे तो एक एनपीवी आ जाएगा, एक फाइनल वैल्यू एनपीवी। दैट इज व्हाट द रिजल्ट इज। एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई ये आप एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन द फिगर्स प्रोड्यूस इन 5। अरे भाई जो भी है आपके पास, आप इसको एक्सप्लेन कर दें। क्या एक्सप्लेन करूं भाई? व्हाट इज कैटेगरी 1? क्या है ये फाइनल वैल्यू? ये मैक्सिमम एनपीवी है। आप कहेंगे द फाइनल आउटपुट, लिखा है ना, assume the following output produced when capital relation model B above is solved by linear programming ना दोस्त। तो अगर linear programming से हमने सॉल्व किया तो ये आंसर आया है। इस आंसर का मतलब है this is the maximum NPV that we can get based on the availability of the information। availability का मतलब constant वगैरह जो भी है, एक, ठीक है ना। ये सोल्यूशन लिखा गया, ये पढ़ लीजिए कैटेगरी 1, ये पढ़िए यहां पर। टोटल फाइनल वैल्यू क्या कहता है? दिस इज व्हाट द मैक्सिमम एनपीवी that can be earned with the 3-year constant of the capital expenditure। अच्छा एक मिनट जी, इसको पढ़ेगा जरा। कैटेगरी 1 टोटल फाइनल वैल्यू, this is the maximum NPV that can earned within the 3-year constant of the capital expenditure by undertaken whole part of the none of the 5 project। यानी कि या तो होल यानी कि पूरा करेंगे, या पार्ट करेंगे, या नन करेंगे, 5 प्रोजेक्ट्स। This amount is less than the NPV of all 5 projects if no constant। Definitely, यानी कि अगर कोई कांस्टेंट नहीं होता, कैपिटल लिस्टिंग होता ही नहीं, तो मैं तो 100% सब बना था ना। तो कह रहे ये अमाउंट डेफिनेटली पांचों का एक्यूमुलेटेड एनपीवी से कम होगा, और यही तो मसला है। दूसरी बात, सेकंड, आई होप कि आप सब साथ हैं। नेक्स्ट, एडजस्टेबल फाइनल वैल्यू। ये क्या है एडजस्टेबल फाइनल वैल्यू? कहते हैं एडजस्टेबल फाइनल वैल्यू प्रोजेक्ट 1 0.958, 0.407, 0.433, 0 and 1। क्या मतलब भाई? लीनियर प्रोग्रामिंग का ये आउटपुट है। लीनियर प्रोग्रामिंग का बच्चों ये आउटपुट है, ये आउटपुट लीनियर प्रोग्रामिंग का, कि आप 100% प्रोजेक्ट 5 करें, कुछ ना करें 0.4 करें, 0.73 to 73.2% पे डिविजिबल करके प्रोजेक्ट 3 करें, 40.7 पे डिविजिबल करके प्रोजेक्ट 2 करें, प्रोजेक्ट 1 करें, दैट इज 95.8%। ये आउटपुट है, डिविजिबल है प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट। ये पढ़िए जरा, एडजस्टेबल फाइनल वैल्यू लिखेंगे आप। ये वो थ्योरी है जो स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि रिलेटेड टू बुक, ये केस में से पिक करनी है। These are the proportion of project undertaken constant to maximize the NPV। In this case 95, मतलब all project 5, 98.5%, 95.8%, 1,
73.2% 3, 40.7% 2 will be undertaken. और जिक्र ही नहीं किया प्रोजेक्ट का जो कि 0 है। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। हाँ, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा। स्लैक, स्लैक, स्लैक का मतलब पता है क्या है? अनयूटिलाइज रिसोर्स, अनयूटिलाइज रिसोर्स। बेटा एक बात कान खोल के सुन लो। अच्छा, स्लैक का मतलब है अनयूटिलाइज रिसोर्स। तो यहां पर रिसोर्स वर्ड से बेहतर है मैं लिखूं स्पेयर फंड्स। स्पेयर फंड्स यानी कि सारे आउटपुट डिटरमिन करने के बाद जो फंड्स स्पेयर हैं वो स्लैक होता है। तो मैं आपको एक बात कर दूं, प्रोजेक्ट अगर डिविजिबल हुआ ना दोस्तों, तो हमेशा स्लैक जो है ना वो नील होगा। और अगर इनडिविजिबल हुआ ना तो स्लैक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंडीशन 1 ये भी हो सकता है और नील भी हो सकता है। अच्छा, मैं इनडिविजिबल की बात अभी कर ही नहीं रहा, छोड़ दें। बट डिविजिबल, डिविजिबल के केस में कभी हो ही नहीं सकता कि स्लैक 0। ओए सॉरी, डिविजिबल के पेज में हमेशा ऐसा होगा कि स्लैक नील है, ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ स्लैक हो। तो ये क्या ना, एयर 1 में हमारे पास ये फाइनेंस था, फाइनेंस, ये मैक्स फाइनेंस था। तो भाई मैक्स फाइनेंस था ही कम, हम तो चाहते थे सब के सब लग जाए, तो डिविजिबल के अंदर सब प्रोजेक्ट में लग गया, सब प्रोजेक्ट के अंदर हो गया। दैट्स द की पॉइंट। दैट इज द की पॉइंट। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं ध्यान में रखूंगा। तो ये फाइनेंस जो ऊपर लिखा हुआ 9 मिलियन 6 मिलियन 5 मिलियन, ये हो गया स्लैक। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी बात। कॉन्स्ट्रेंट यूटिलाइज्ड स्लैक। अच्छा, इन्होंने रिवर्स करके बात की है। कांस्टेंट यूटिलाइज का मतलब कितना यूटिलाइज हो गया है, जो बच गया वो स्लैक है। दिस इंडिकेट्स दैट टू व्हाट एक्सटेंट द कांस्टेंट लिमिट्स आर यूज्ड एंड वेदर, अब वाली बात, एनी फंड्स will remain unused. The figures that in order to achieve maximum NPV, all funds in all 3 years are used and no funds remain unused. कुछ भी unused नहीं है। तो ये कहानी है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लें। आई होप के कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा आपको। छोटा सा टॉपिक करके साइड पे करते हैं, खामखा आखिर में प्रॉब्लम होगा। एग्जामिन कर लिया तो फिर इशू आ जाएगा। सब क्लियर है? ऑल सेट? अबे रिप्लाई करो यार क्विकली। ओके, नेक्स्ट मूव। खवातीन और हज़रात, एक चीज और, एक चीज और, इससे पहले कि मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट पे बात करूं बाद में, पहली चीज नंबर 1, पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट,
मैं चाहता हूं इस सवाल से ना शिफ्ट करें, एक चीज मैं आपको बताता हूं। आ जाए हैंड आउट पे, जो आपके पास ऑलरेडी हैंड आउट है दोस्तों, ये रहा हैंड आउट। मैं चाहता हूं इस हैंड आउट में एग्जाम्पल 3 है, आप एक मरतबा पढ़ें, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करना चाहता हूं, उसका नाम है शैडो प्राइसिंग। मैं कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करना चाहता हूं, उसका नाम है शैडो प्राइसिंग। लेकिन आप एक मरतबा रीड कर लें, एक मरतबा रीड कर लें प्लीज। ये एग्जाम्पल 3, ये एग्जामिन नहीं हुई है, किताब में से भी नहीं, अलग है बिल्कुल। मैं चाहता हूं ये एक मरतबा पढ़ें हम। ठीक है ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूं कुछ कहानी तो समझ में आई होगी आप। देखो यार, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं शैडो प्राइसिंग। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं शैडो प्राइसिंग। पहले तो इसका मतलब क्या है, जो आपके माइंड में होना चाहिए ना शैडो प्राइसिंग, वो सुने। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग का सोल्यूशन हो गया, खत्म, कंप्लीट। अब रिजल्ट्स आपके सामने, ठीक है ना। तो डेफिनेटली जो आपने पढ़ा F5 में, आपने बोला सर लिमिटेड आउटपुट होगा, मिसाल के तौर पे, क्योंकि लेबर जो है ना वो कांस्टेंट है, लेबर अवेलेबल नहीं है। हालांकि ये है कि मटेरियल स्पेयर है, यानी कि हमारे पास मटेरियल स्पेयर है, मटेरियल भी लिमिटेड था, लेकिन हम ये कि मटेरियल स्पेयर है लेकिन लेबर आखिर में आगे फंस गई है, बस इससे लिमिटेड आउटपुट है। और जो आप लिमिटेड आउटपुट है ना, वो 1000 यूनिट्स है। 1000 यूनिट्स। अब इधर सुने कान खोल के एक बात, हमने ये बोला यार मटेरियल स्पेयर बच गया ना, लेबर खत्म हो गई। अच्छा, अगर हम लेबर एक्स्ट्रा अरेंज करें, एक्स्ट्रा, तो ओवर टाइम देना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा देके ओवर टाइम देना होगा, इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, एक जाहिर सी बात है, एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। अब एक बात ये हो गई। दूसरी बात, इसकी वजह से मैं एक और यूनिट बना लूंगा, यानी कि मैं प्लस करूंगा 1 यूनिट, प्लस करूंगा 1 यूनिट। तो ये तो बात की बात है कि मैं लेबर एक्स्ट्रा कहीं से लेके आऊं, दूसरे इलाके से लेके आऊं, ओवर टाइम दूं, कुछ भी, ये बात की बात है। मुझे ये बताओ, अगर मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाऊं तो उसमें मुझे बेनिफिट कितना होगा। तो शैडो प्राइस का मतलब क्या है? शैडो प्राइस का मतलब ये कि भाई आपके पास जो रिसोर्स लिमिट आ रही है, लेबर, अगर वो एक एक्स्ट्रा मिल जाए तो आपको कितना कंट्रीब्यूशन या बेनिफिट होगा। F5 में बेनिफिट कंट्रीब्यूशन था, यहां बेनिफिट का वर्ड होगा एनपीवी।
मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल दे रहा हूं, 3 साल लिमिटेड फंड थे, ईयर 1, 2, 3। अच्छा, अब हुआ ये कि भाई मैंने बेस्ट कर लिया और एनपीवी मेरा 1 लाख है, लेकिन यार ईयर 1 और 3 में तो फाइनेंस है, 2 में तो बहुत ही कम फाइनेंस है। तो हमसे पूछा जाएगा अगर ईयर 2 में हम $1 लेके आ जाएं तो ये बताओ एक्स्ट्रा एनपीवी कितना जनरेट होगा। तो ये जो प्लस एनपीवी है ना, इसको कंपेयर करेंगे किससे पता है? इसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है। जैसे आप करते थे, जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन होगा F5 में, उसको कंपेयर करेंगे लेबर को देने की एक्स्ट्रा कॉस्ट। खैर, शैडो प्राइस का मतलब है व्हाट विल बी द एक्स्ट्रा एनपीवी वी कैन गेट, दैट वी कैन गेट if we arrange one more single dollar to cross our limitation। ये मतलब है शैडो प्राइस का, ताकि हम उस एक्स्ट्रा एनपीवी को कंपेयर कर सके एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जो मुझे पे करनी। बेटा वो यहां लिखा है, अगर तुमसे शैडो प्राइस पूछ ले तो तुम ये बताओ। सिलेबस का पार्ट है, अलग से बिल्कुल एग्जाम्पल मैंने जॉट डाउन करके दिया। कहता है द फॉलोइंग प्रोग्राम मॉडल, linear programming model has been formulated to find the optimal proportion of A, B, C. Where capital is limited 40,000 start of the first year, 35,500 start of second year. भाई ये बता दिया, ये मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सब्जेक्ट टू का मतलब कॉन्स्टेंट्स है, ये सब कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है भाई, ओके। प्रोजेक्ट ए का आंसर आ गया, सोल्यूशन 0.988, बी 0 7.9। अब कह रहे हैं शैडो प्राइस, शैडो प्राइस फर्स्ट कॉन्स्टेंट $40,000 फर्स्ट ईयर बजट, भाई 40,000 यूज होगा, ये 35,000 यूज होगा। और ये कहता है 0.922 और 0.3755। पहला कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंगली हम प्रोजेक्ट ए और सेकंड के अकॉर्डिंगली ये वर्कआउट है, ये कॉन्स्टेंट्स बताएं। यानी कि कह रहे हैं कि हम किसी वजह से कॉन्स्टेंट्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अब कहता है क्या, द सोल्यूशन इंडिकेट्स दैट 0.988 of the project and 0.79 of the project should be initiated। ठीक है भाई, पूरा तो नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट प्लान यूज ऑल द फंड्स अवेलेबल इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। रिजल्टिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन 50,244। पहले बताएं, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये बता दिया सब इसने, कोई सवाल नहीं है भाई, ये कोई सवाल नहीं है। इसने क्या किया है, .988 और 0.714 को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर दिया। करके देख लेना। 23,245 मल्टीप्लाई बाय 0.988 प्लस निल, ये तो है ही नहीं, ये प्रोजेक्ट है, ये सी और सी है। 73,939 मल्टीप्लाई बाय 0.719, 23,245 into 0.988, 37,939 into 0.719।
ये आ गया 50,244। इस सोल्यूशन के हिसाब से हम ये एनपीवी कमा सकते हैं। ये रहा, पहले रिप्लाई करें, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू यू? पहले यहां तक बता दें कोई मसला आता। ओके, आगे चलें। तो उसका मतलब ये है, अब आ गया है। फिर ये कहता है तो अब ये इंपॉर्टेंट बात है सबसे ज्यादा, the shadow price indicates the amount by which NPV could increase if the budgetary constraint could be relaxed. तो इसका मतलब क्या है जो शेडो प्राइस लिखा हुआ है? अगर मैं पहले कांस्टेंट को बढ़ाऊं ना, हर एक डॉलर पे इतना एनपीवी बढ़ेगा, और सेकंड कांस्टेंट बढ़ाऊं तो हर एक डॉलर पे ये बढ़ेगा, लिखा हुआ है। फॉर एवरी डॉलर वन इंक्रीज इन फाइनेंस first year, 0.922 extra NPV would be obtained for every dollar one relation to the constant in the second year. 0.735 extra NPV would be obtained. यानी कि हम अगर एक्स्ट्रा फाइनेंस लेके आए तो ये हमें एक्स्ट्रा एनपीवी प्रॉफिट इतने से बढ़ेगा। The shadow price indicate the extra fund in the first year are worth approximately 3 times those in the second year. पहले साल फंड लेके आना 3 times ज्यादा है सेकंड ईयर से। This fact may be management some guidance in their consideration of the various alternative source of capital. It is assumed that each project is divisible and linear relationship between the proportion of each project undertaking the NPV generated. ओ भाई पहले ये भाई ना तुम्हारे पास पेपर का क्वेश्चन है ना तुम्हारी किताब का है, बस ये मैं कहीं से उठा के लाऊंगा, छोड़ दो कहीं बाद में बताऊंगा कहां से लाऊं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में जरूर है। ओ भाई आपको समझ में आ रहा है? आप लिखेंगे कैसे इंटरप्रिटेशन? हेलो, दैट इज द की पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आप लिखेंगे कैसे, ये क्रिटिकल है सबसे ज्यादा। दूसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, लास्ट पॉइंट है बस, उसके बाद हम क्लोज कर रहे हैं क्लास को। हम क्लोज करेंगे क्लास को, इधर सुने मेरी बात गौर से। देखिए, आपके सवाल में एक बात पूछी गई है, हो गया सवाल भी खत्म हो गया। आपके सवाल में एक बात पूछी गई है, ये सुनिए जरा गौर से। पास पेपर के क्वेश्चन में कहता है प्रोवाइडर ब्रीफ रिस्पॉन्स टू द मैनेजिंग डायरेक्टर्स ओपिनियन बाय explain why our board may want to impose capital rationing on department. Impose capital rationing का मतलब क्या है भाई? कैपिटल रेशनिंग एक सोल्यूशन का नाम है। क्या आप कैपिटल रेशन की सिचुएशन, कैपिटल रेशन का मतलब क्या है? आप ये फॉर्मुलेट करें और मैक्सिमाइज एनपीवी निकालें। हमें इस क्वेश्चन में क्यों जरूरत पड़ी है, डायरेक्टर कह रहा है हमारे सिचुएशन में क्यों जरूरत पड़ी कैपिटल रेशनिंग? 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में 2 पॉइंट लिखने होंगे आपको। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कैपिटल रेस्टिंग इज अ सिचुएशन बिकॉज ऑफ लिमिटेड ऑफ फंड्स। फिर ये लिखेंगे इनको क्या लिमिटेशन फेस हो रही है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो इनका इंटरनल इशू है, कनेक्ट करेंगे केस में, कोई एक्सटर्नल मैटर नहीं है, इनका इंटरनल मैटर है डिविजन्स का, और वो सॉफ्ट रीजन है जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम में आ रहा है और कैपिटल रेस्टिंग अप्लाई करना है, जैसे कि इन्होंने लिखा है। ये लिखा है पूरा ये पैराग्राफ।
अब ये आइडियल आंसर है, आप सिर्फ दो लिमिटेड बातें लिखें बस, और कुछ नहीं। आप स्टार्ट करें डायरेक्ट कैपिटल रेशनिंग सिचुएशन वाइज। यहां लिख रहे हैं पॉजिटिव एनपीवी शुड बी एक्सेप्टेड एट दे एड टू द कंपनी बाय जनरेटिंग द रेट ऑफ रिटर्न डिस्काउंटेड। हाउएवर दिस केस आर्बोर सीम्स टू बी employing soft capital rationing by internal limits of the capital available of each division or department, possibly due to capital budget limited by company amount it want to borrow or can borrow. In the later case, the company faces limited excess finance from external source, for example, restriction of the bank lending related to new capital and the perceived too risky. This is a hard one. मतलब केस लिंक हो रहा है सॉफ्ट से, लेकिन आपने कहा हो सकता है इनके पास लिमिटेशन डेट्स को, जिसका रीजन हार्ड है। तो कम से कम 2 नंबर के लिए 2 आइडियाज यहां पे मेंशन किए। केस को बगैर लिंक के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एएफएम में, तो जो भी लिख रहे हैं सॉफ्ट या हार्ड, केस से लिंक करना पड़ेगा। ये हो गया पॉइंट। बेटा लास्ट एक बात कह रहा हूं, सेकंड लास्ट बल्कि, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CIMS, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। ये टर्म क्या, ये क्या होता है, एंड डिस्कस द बेनिफिट ऑफ मेंटेनिंग सच सिस्टम। देखिए कंपनी में फाइनेंस डिवीजन के अंदर एक काम रेगुलर होता है, यानी कि कोई भी बड़ी कंपनीज होती है, लिस्टेड कंपनीज, उनका फाइनेंस डिवीजन ये रोल प्ले कर रहा होता है। जरूरी नहीं है उसका रोल का नाम डिपार्टमेंट या डिवीजन वाइज ऐसे ही हो, लेकिन किताब में एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कैपिटल इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। भाई सबसे पहली बात, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और अगर मैं नाउन यूज करूं फाइनेंशियल मैनेजर, हमारी क्या जिम्मेदारी है, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। और इसके लिए रेगुलर बेसिस पे आपको राइट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए, राइट फाइनेंस अरेंज करना चाहिए, और अप्रेजल करके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसका एक सिस्टम होगा ना, उस सिस्टम को कहेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। अब आपके कुलीग हैं एक, आप ही के एफएम की क्लास में, उनके वो अपॉइंट हुए नवीना ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। तो नवीना ग्रुप में उनको अच्छी तरीके से पता है, वो तो टेक्सटाइल में है, लेकिन रिसेंटली वो कहां गए, अभी अभी फरवरी के अंदर इसी ईयर में जो है उन्होंने लॉन्च करी है नवीना स्टील मिल। एफएम जिन लोगों ने पढ़ा था, मैं इसकी वीडियो भी बात की थी, नवीना स्टील के नाम से। तो व्हाट इज दिस अबाउट, आप क्या कहेंगे इसके अंदर? भाई उन्होंने उनका, अब हर कोई बैठ के शेयर होल्डर या शेयर तो नहीं सोच रहा, वहां तो खैर शेयर है, वो तो नहीं सोच रहा ना, शेयर होल्डर तो हर वक्त नहीं सोच रहा ना, लेकिन रेगुलराइज एक सिस्टम होना चाहिए जिसको मॉनिटर करे। बेनिफिट क्या है, मेंटेनिंग का सिस्टम, जर्नल सी बात है भाई, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कंपनी का फंड स्पेयर नहीं रहता, रेगुलर बेस पे यूटिलाइज होता रहता है। तो भाई 4 नंबर का ये पूछा है, कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए, कम से कम 3 पॉइंट। सबसे पहले आप ये बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मैं नहीं पढ़ रहा यहां पर, खुद पढ़ लेना, सिम्स, इसका मतलब क्या है। एक पूरा प्रोसेस होगा, क्या आइडेंटिफाई करेगा अभी पैसे कितने हैं, कितने चाहिए होंगे, ओवरऑल स्पेयर कितना है, और बेनिफिट क्या है कि भाई प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करना। ये एक मतलब रीड कर लेना भाई अपने हिसाब से, कोई इशू नहीं। लास्ट बिल्कुल पॉइंट ये, लीनियर प्रोग्रामिंग, मेरी बात को कान खोल के सुन लें, जो मैं आखिरी बात कह रहा हूं दोस्तों, इधर सुनो, आराम से सुनिएगा, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे। मैंने कहा प्रोजेक्ट जो है,
कैपिटल रेशनिंग। इधर सुनिएगा, प्रोजेक्ट डिविजिबल है, सिंगल पीरियड है, आप पीआई से वर्किंग करेंगे। अबे भाई पीआई का मतलब क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या मतलब? रैंकिंग करते हैं, किस चीज को रैंक करते हैं? हमारे पास लिमिटेशन है, उसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज करें? पीआई। अगर लिमिटेशन एक कांस्टेंट से बढ़ गई मैथ्स में, मल्टी पीरियड हो गया, किसके थ्रू होगा? लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है। अगर इनडिविजिबल हुआ ना दोस्त, अबे सिंगल हो या मल्टी पीरियड हो, इस पे अप्लाई नहीं हो सकता ना पीआई ना पीआई का एक्सटेंशन लीनियर प्रोग्रामिंग। ये बनेगा किससे? प्रोजेक्ट कॉम्बिनेशन पे, जो ट्रायल एंड एरर से होता है। नहीं हो सकता भाई, कहां से करेंगे? मैथ्स ही साथ नहीं देगा इसमें। स्पेयर फंड का गेम। स्पेयर फंड लाजमी, सॉरी, स्पेयर फंड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में हो तो सकता है ही है, जरूरी नहीं है, हो सकता पूरा फिक्स हो जाए। लेकिन अगर डिविजिबल प्रोजेक्ट हुआ और मल्टी पीरियड हुआ, तो इसमें भी हो सकता है कभी रेयर केस में लिमिटेशन आ जाए। एक साल तो है, दूसरे साल में नहीं हो रहा। लेकिन आप ये समझे मल्टी पीरियड में भी डिविजिबल प्रोजेक्ट में स्पेयर फंड नहीं है।